बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और प्रोग्राम के साथ मोहम्मद आरिफ आपके सामने हाजिर है। वक्त के साथ साथ कुछ सक्सेस पर्सन्स के इंटरव्यूज यहाँ पे शेयर करेंगे। उसी सिलसिले में आज हमारे सामने पाकिस्तान की कई शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारुफ कराने से पहले जाहिर है इकबाल का एक शेर इन पे जचता भी है कि मत सहल हमें जानूं, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। एक इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन जो कि जापान के अंदर अपनी पूरी एक शिपिंग कंपनी चलाते हैं, M3 लॉजी के नाम से। इंटरनेशनल बिजनेस हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इनके कोऑर्डिनेशन बिजनेस भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में आज हमारी दावत पर नई मोटो जोन के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनसे कहूँगा बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ आपने जो है वो चीज़ें शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल मजीद साहब जो इनका नाम है, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल तो ये करूँगा कि अक्सर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बाद जो बिज़नेस के लिए मुल्क चूज़ करते हैं वो दुबई करते हैं, सऊदीया करते हैं, चाइना आजकल बहुत चल रहा है। क्यों जापान, क्यों? आपने पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है। तो जापान तो मैं स्टडी के लिए गया था, सही है। तो ये मेरी पहली चॉइस बिल्कुल आप समझ ले कि नहीं थी। मेरे जो इसका ताल्लुक जो है कुछ हिस्ट्री से हमारे फैमिली का इस तरह जुड़ता है जापान के साथ कि जो मेरे दादा अबू थे वो उन्होंने कह लें कि जैसे जो वर्ल्ड वॉर 2 होती है उसमें हिस्सा लिया हुआ था, तो वो जापानी से बड़े इम्प्रेस थे वो। लेकिन उनको जो हिरोशिमा और नागासाकी में जैसे एटॉमिक बम गिरा तो उनको उस चीज़ का बड़ा एक दुख था। देखिए अभी तक दुनिया में अगर किसी के ऊपर एटॉमिक बम गिरा है और एटॉमिक बम के बाद फिर इतनी तरक्की किसी ने की है तो उसकी मिसाल सिर्फ और सिर्फ जापान है। तो वो उनको था कि पता नहीं अभी उधर जिधर बम गिरा है उधर देख के लाजमी आना हिरोशिमा और नागासाकी, वो उधर के लोग कैसे हैं, हालात कैसे हैं, अभी बदल गया कि नहीं बदला। तो उनका था कि अब हमारे इधर ट्रेंड ये है कि अब किसी ने हायर स्टडी के लिए जाना है यहाँ तो इंग्लैंड जाता है या फिर अमेरिका जाता है। लेकिन मेरे दादा अबू ने कहा कि आप जो है ना वो इन्हीं के साथ जो है अपनी पढ़ाई जापानी में ही पढ़ो, इन्हीं के साथ मुकम्मल करो। और उनसे जो मेरे वालिद साहब थे उन्हें बिज़नेस का करने का एक बहुत शौक़ था कि मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिज़नेस करूँ। तो वो उनका दादा अबू का था कि आप उस जापानियों से उनके मैनरिज्म, उनकी चीज़ें सीखें। तो मेरे वालिद साहब का ये शौक़ था कि मैं उधर जो बिजनेस मैन है या बिजनेस एटिकेट्स हैं, बिजनेस एथिक्स हैं वो सीखो। अच्छा, मतलब जब एक शाहीनों का शहर सियालकोट, उसके बाद फिर जो छोटी छोटी आंखों वाले जापानीज, टोक्यो और ये सारे शहर, कैसे खुद को एडजस्ट किया इस माहौल में? एक तरफ पंजाब का एक ठेठ माहौल और दूसरी तरफ जो है वो जापानीज जो के। अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया तो अभी तो बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैठ के ही मिल जाती है किधर क्या हो रहा है। एक पूरी वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बना हुआ है। लेकिन जब मैं गया था तब इतना सोशल मीडिया जो था से पीक पे नहीं था। तो मैं 18 साल की उम्र में गया था। तो सबसे ज़्यादा तो दिक्कत मुझे ये आती थी उधर कि वो मैं बस में कहीं चढ़ जाता था तो पेमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, तो मुझे समझ नहीं आती। फ्रस्ट्रेशन जो थी बहुत बढ़ जाती थी। वो वहाँ पर निज़ाम जो था सारा मशीनी था, ऑटोमेटिक चीज़ें थी। आपने ट्रेन में भी जाना है तो वो बस वो मशीनों में पास लगाने हैं और आगे चले जाने हैं। तो ट्रेनों में तो चलो मुझे इतनी नहीं मुश्किल हुई, स्पेशली बसेस में वो एक मशीन को ऑपरेट करना पड़ता था। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मुझे लगती थी। फिर मैं और जापानी बिल्कुल यहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं थी कह लें, लेकिन इसका जो इंटोनेशन था ना ये काफ़ी हमारे इनके पंजाबी भाइयों की ज़ुबान के ऊपर चढ़ जाता है। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो जिसको हम जो है जैसे कहते हैं कि यार आप जापानीज पंजाबी मिक्स कर लेते थे, मतलब जापानीज पंजाबी पंजाबी लहजे में जापानी बोली जा सकती है। सही। हाँ जी, तो इसको आप इस तरह ले सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे मज़ीद इस पर बात करूं कि जापान जो है वो 7G पे इस वक्त काम कर रहा है, हम इस वक्त 4G के ऊपर जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि हमारी यूथ को आप क्या मैसेज देंगे? आप लोग इन स्टेजेस को फॉलो करें तो आप भी जो है वो जापानी कल्चर, देखिए हर मुश्किल के पीछे एक मौका छुपा होता है, हर परेशानी के पीछे एक मौका छुपा हुआ होता है। 45 में एटम बम की जो है वो डिस्ट्रक्शन के बाद
आप एक मौके के तौर पे जो है वो जापान गए, हो सकता है और बहुत सारे बिजनेसमैन दुनिया में जापान में इस वजह से गए होंगे, वहाँ पे मुश्किल आई है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। जी। आप किस नज़र से देखते हैं कि मौजूदा हालात में हमारी यूथ को इन मुश्किलात के पीछे कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, जो आपने भी ढूंढी, आपने देखी? जाहिर है कि आप सोने का चमचम में लेके पैदा नहीं हुए, आपने भी हमारी तरह इन्हीं गलियों में जो है वो जिंदगी गुजारी। कैसे आप नौजवानों को लीड करेंगे इस वाले से? देखें जी, सबसे पहले अगर तो आप मुआवजना करें जापान का और पाकिस्तान का, मैं हाल में तो कम से कम कोई 100 साल पीछे है। 100 साल पीछे, ठीक है। और दूसरा ये कि आप अगर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में तरक्की करें, इसमें हम चले जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम अपने आप को मॉरली ठीक करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर आप अच्छे हैं। अगर आप एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपको आता है और आप अच्छे हैं, तो वो दूसरे अमेरिका क्या, जापान क्या, वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दें। जब आपको या मुझे आपसे कहीं इंतशार की बू आएगी या एक्सट्रीमिज़म की अपना वो आएगी, तो वो फिर मैं आपको चाहते हुए भी कुछ ना दे पाऊँगा। तो अपने आप को पहले उस सांचे में हम डालें कि कुछ हम उससे सीख सकें पहले। अच्छा, मतलब सब हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा है? ये वो अगर औरत मेरी माँ है तो फिर तो ठीक। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा मतलब सब ज़ाहिर इंसान है, सेंटिमेंट्स रखता है, जज्बात रखता है। क्या कभी लगाव हुआ है किसी, मैं नहीं कह रहा कि कोई आप उसको फीमेल की तरफ जाएं, किस चीज़ से आपको इश्क हुआ हो, टूट के आपने उसको चाहा? ज़रूरी नहीं है कि वो खातून ही हो, बाद लोगों को अपने जो है वो प्रोफेशन से इश्क होता है, बाद लोगों को अपनी कंपनी से इश्क होता है। आपने किस चीज़ को टूट के चाहा जो आपको मोटिवेट करती है? बिल्कुल, मैंने अपने प्रोफेशन से बड़ा टूट के प्यार किया। उसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा, मैंने पहले जब जॉब वहाँ पे स्टार्ट की तो मुझे वो पैनासोनिक का लैपटॉप मिला। अच्छा। जो कि अभी इधर पाकिस्तान में कहीं और भी यूज़ भी नहीं होता। बड़ा महंगा लैपटॉप था और बड़ा लाइट वेट, वो अभी तक दुनिया का पहला लाइट वेट जो है ना वो। और वो कंपनी ने हमें के पहले दिन में गया, जब उन्होंने हमें ओरिएंटेशन के बाद दे दिया, तो मैं यही सोचता रहा कि शायद ये भी वापस ले लेंगे ना। तो उन्होंने कहा आप घर ले जाएं। तो वो मैं तकिए के नीचे रख के जो है ना सारी रात जो है ना वो मैं सो नहीं सका कि यार मैं ये कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूँ जो कि मेरा एक ख्वाब था कह लेना। तो वो फिर इसी तरह एक काम से लगाओ बहुत किया अपना। मेरे अक्सर जो दोस्त पाकिस्तान में भी जो उधर हमें विज़िट करने जाते हैं तो कहते हैं कि आप जापान, हम आपके पास आए हैं, आपके पास वक्त ही नहीं है। तो फिर इसी तरह होता है कि टाइम को आपको छोटे छोटे बिट्स में मैनेज करना पड़ता है कि मैंने अभी 12 बजे तक इस घंटे में ये काम करना है, इस घंटे में ये काम करना है। बहुत अच्छी बात। तो फिर जाके आपकी मेमो टेकिंग जो है वो हर बंदे की अपनी एक तरीकाकार होता है। मैं हर वक्त मेमो टेकिंग करता रहता था चीज़ों की। तो फिर इन चीज़ों ने मुझे जो है ना एक मेरा विजन बड़ा करने में, चीज़ें प्लान करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की इससे। अच्छा मतलब निशात, अभी जो सूरत चल रही है उसमें ज़ाहिर है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का बहुत जोर है। आप भी कुछ समझ रहे हैं कि इन फ्यूचर आप भी कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बिजनेस शुरू करेंगे अपना, या मजीद आपके फ्यूचर प्लान इसके हवाले से क्या है अपने बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए? जाहिर है कि बिजनेस तो विरासत है, नस्लों तक ये चलता है। आपके फ्यूचर आइडियाज़ या प्लान्स क्या हैं अपने बिजनेस के बारे में? देखिए मेरा तो बिजनेस शायद अभी ऑडियंस ना जानती हो, मेरा बेसिकली कंटेनर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है मेरा। मैं जापान से ज़्यादातर जो है इंपोर्ट गाड़ियाँ जो हैं वो डिफरेंट ममालिक में जो है वो भेजता हूँ और जो कि कस्टमर्स की होती हैं उनको पहुँचाता हूँ। इधर पाकिस्तान में पहुँचाता हूँ, दूसरे मुल्कों में पहुँचाता हूँ। अब इसमें मैंने लास्ट टाइम आया था तो मैंने आईटी कंपनी की बुनियाद पाकिस्तान में रखी है कि वो जो मेरे इन हाउस सॉफ्टवेयर थे, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस एक बनाया है अपने आबाई शहर सियालकोट में। तो उसको आज मुझे 1 साल हो गया। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक बीज बोया था उसका एक कह ले थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी पे भी आप काम कर रहे हैं? टेक्नोलॉजीज़ पे यही है कि आप जो अपनी आपकी स्टॉक इन्वेंट्री है या कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाए, तो फिर आपको फ़ोन कॉल्स नहीं आती, आपका एक सिस्टम जो है बन जाता है। तो वो बिल्कुल अगर 300 कस्टमर या 1000 कस्टमर हैंडलिंग करनी है तो आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो आप हैंडल कर पाएंगे। अच्छा मुज़म्मिल, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा
एक रेडी पे खड़ा बंदा कोई बात कहे और एक बात आप कहें, जी जी दोनों बेशक एक ही बात कर रहे हो, लेकिन लोग जो है वाइट कॉलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हमारा कल्चर है। जी जी दुनिया का 6ठे नंबर पे सस्ता तरीन शहर कराची है मौजूदा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जी जी जबकि जापान मैंने सुना है कि बहुत महंगा शहर है। अगर आप दाल रोटी भी खाएं तब भी जो आपका 2-2.5 हज़ार बिल बन जाता है। सही। क्या मैसेज देंगे नौजवानों के? आप लोग अपने पॉजिटिव चीज़ों को देखें या फिर हमेशा की तरह खरीदारी बन के रहें? क्या मैसेज होगा मुज़म्मिल मीर साहब, हम सबके लिए क्या मैसेज छोड़ के जाएंगे आज? अरे देखिए, पहले तो आपने जो बात की है कि वाइट कॉलर वाली, यहाँ उसको तो मैं नहीं समझता। जो बात जितनी दिल से करेगा या सही करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा अहमियत इतनी है। ज़्यादा अहमियत। तो इंसान के में अगर आप जो है मेजरमेंट का देखते हैं कौन सा इंसान जो अहमियत का ज़्यादा हामिल है, तो हज़रत अली ने फरमाया जिसमें एहसास ज़्यादा है, जिसमें ऐसा तो वो शायद वाइट कॉलर में हो या रेडी वाले में हो, तो वो उसकी बात उतनी ही सबसे पहले उसको फोकियत देनी चाहिए अगर वो बात ठीक है ना। तो हमारी आपने पैगाम जो आपने बताया, पैगाम मेरा यही है अपनी यानी कि नौजवान नस्ल के लिए, बल्कि मेरे ख़ुद के लिए वो पैगाम यही है कि हम नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारें। हाँ, वक्त ज़ाया ना करें। सही। और जिस फील्ड में भी हैं कई लाखों किस्म के काम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं है कि मैंने शिपिंग ही करनी है या कोई काम, जिस काम को आप करते हैं उसमें दिल जोई पैदा करें, उसमें आप उसी में प्यार पैदा करें, तो इंशाअल्लाह ताला वो मेहनत अल्लाह ताला रहेगा नहीं चाहती, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई फल मिलता है। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल मजीद साहब। दिलजोई, प्यार और मेहनत का ट्रायंगल हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं कि 3 चीज़ों में अगर आप काम करें तो आप भी जो है वो जापान को टच कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे आप लोगों से नए इंटरव्यू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।